तो चलो शुरुआत करते हैं जीके जीएस। और मेरे क्लास में ये मत सोचना कि सर क्या इसको पढ़ूंगा तो जीडी हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, जीडी ग्रुप डी हो जाएगा। मैं जीएस तैयार करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आपको विश्वास जगे तो साथ रहिएगा, मैं आपका जीएस जीके तैयार करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वचन है। चलो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे हम लोग रोज करते आते हैं उस तरीके से करेंगे और तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना लल्ला? अब आज से ये बात अच्छा एक बात और, 2 दिन बाद मैं 2 दिन की छुट्टी लेने वाला हूं, लेकिन फिलहाल यहां पे छाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, हेनरी विवियन डेराजियो का संपादन है, बताएगा हेनरी विवियन डेराजियो। देखो इंडिपेंडेंट ये तो मोतीलाल नेहरू जी का संपादन है। किनका है? मोतीलाल नेहरू जी का इंडिपेंडेंट। लीडर की बात करोगे, ये ग्रुप डी के पेपर में पूछ चुका है, एमटीएस के पेपर में पूछ चुका है, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है ना? मदन मोहन मालवीय जी का ये संपादन है। और हेनरी विवियन डेराजियो का इंडिया गजट है। आज मैं मैक्सिमम को जान रहा हूं, आप में से मैक्सिमम बंगाल गजट का भी आंसर नहीं कर पा रहे। आज ये आपका HW रहेगा, बंगाल गजट। एक तो कोई करो, आंसर भी मैं दे दिया, डिटेल भी मैं कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या इतना भी नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। अगला देखेंगे, हाका जनजाति हो जाती है, थोड़ा सा तो 2-4 सेकंड वेट कर लिया करो। ठीक है ना? ठीक है ना? 2-4 सेकंड वेट कर लिया करो थोड़ा। अरे यार मोबाइल चलाते समय कितनी बार बफरिंग हो जाती है, तो क्या करें? और अरब में बद्दू बड़ा फेमस है, अरब की बद्दू जनजाति बड़ा फेमस है। न्यूजीलैंड की हाका जनजाति बहुत फेमस है। न्यूजीलैंड में एक और बहुत ज्यादा फेमस है, माओरी। ठीक है ना? माओरी अभी बहुत ज्यादा फेमस है। और भारत में तो कई जनजातियां हैं जो है, गोंड है, संथाल है, भील है, जारवा है, ओंग है, सोमपैन है, सेंटलीज हैं, इस तरीके के भी कई हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा लल्ला? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। और सी ऑप्शन का राइट क्या हो जाएगा आपके? न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पे? अब देखो ऐसे, मेट्टूर बांध की बात कर रहा है, ये रेलवे में कई बार पूछता है। देखो रावी के ऊपर थीन बांध रावी के ऊपर है। रंजीत सागर ये भी किसके ऊपर है? रावी के ऊपर है। झेलम के ऊपर जो सबसे ज्यादा पूछता है वो तुलबुल पूछता है। कौन सा? तुलबुल परियोजना झेलम के ऊपर। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये जितने हैं, राणा प्रताप, जवाहर और गांधी, सब के सब किसके ऊपर हैं? चंबल के ऊपर। राइट आंसर क्या बनेगा? कावेरी। राइट आंसर क्या बनेगा मेरे लल्ला? कावेरी बनेगा। ठीक है ना? और अब मेरे 25 क्वेश्चन आज आप लोग देखिएगा, करंट अफेयर भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, कंप्लीट सेट है मेरा 25 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच समझ के आंसर करना। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब चारों ऑप्शन के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये चारों रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में हमेशा रेलवे में पूछे जाते हैं, चाहे तुम एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे कुछ भी दे दो, ग्रुप डी दे दो, एनटीपीसी। सरोजिनी नायडू ये तो प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं सर। हाँ, इनके साथ ये फैक्ट जुड़ा है। अभी कुछ दिन पहले इनकी हम लोग जयंती मनाए थे। सरोजिनी नायडू की जयंती हम लोग कब मनाते हैं सर? 13 फरवरी को मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग्स नाम की किताब इन्होंने लिखा हुआ है। सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की किताब इन्होंने लिखा हुआ है। पंडित विजय लक्ष्मी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन हुआ करती थी, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही रही हैं। राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है ना, देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन रही हैं? तो आपके राजकुमारी अमृता कौर जी। तो राइट आंसर क्या बना? सुनीता शर्मा। ठीक है ना? देखो कुछ लोग कह रहे हैं रिप्लाई नहीं करेंगे। अब हम 25 क्वेश्चन तबीयत से पढ़ाएंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो सी ऑप्शन, सुनीता शर्मा इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है ना? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? अब अगर आप मेरे सेशन से ना आने वाले अपने एग्जाम तक लगातार लगे रह गए ना, 25 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 4, अब ये आपको क्या लग रहा है, ये चारों ऑप्शन आपके पेपर के क्वेश्चन रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से सेट कर लिया। जैसे 5 जून को बात की जाए, 5 जून को तो सर वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा सर, यहां पे वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, कैंसर के खिलाफ जागरूकता के लिए मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 16 सितंबर सर ओजोन लेयर, ये ओजोन को लेकर के मनाया। ओजोन की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है सर? वो डाप्सन होती है। संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस आपके क्या 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन आर्टिकल 48A में आता है सर। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन
किस में आता है? आर्टिकल 48A में आता है। तो राइट आंसर कौन बनेगा लल्ला? 3 मार्च इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना, 3 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका 3 मार्च से। नेक्स्ट क्या है भाई? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं? सोच समझ के आंसर करिए। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, देखो ये जो है ईपी ओडम, मैं 4 बताऊंगा, चारों रट के जाना, जो तुम्हारे पेपर में अच्छा ना पूछते। ये ईपी ओडम, ये जो है फादर ऑफ, ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। पेपर में एक बार ये भी पूछा है, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन एकदम सेट करके आपको दे दिए। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपी ओडम को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ये देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। बहुत कम लोग, अच्छा दिल से बताओ, ये बात तुमको पता थी? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। और फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है वान हम्बोल्ट को। फादर ऑफ इकोलॉजी ये कहा जाता है आपके वान हम्बोल्ट को। राइट आंसर है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये चारों पूछा हुआ है अलग अलग ईयर में। बस मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका ये होता है कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से उस तरीके के पिछले 5 साल 10 साल के पेपर का सब करा। और ये कब पूछा है तो ये भी बता दूं, 2021 के एनटीपीसी के पेपर का ये क्वेश्चन था। ग्रुप डी में ये आया था, फादर ऑफ इकोलॉजी। वहीं ये एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला जीडी का पूछा हुआ है। अलग अलग पेपर के मैं उठा के लाता हूं कि आपका सारा प्रैक्टिस होना चाहिए मेरी क्लास में आए तो। राइट आंसर रामदेव मिश्रा जी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आओ भैया, अगला तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? अब मैं यहां पे बताऊं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों का आपसे पूछा है कि ये सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां चलती है, या फिर इस तरीके का, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस। हाँ देखो यहां का पूछा है। ब्रिटेन का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है, फ्रांस का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है, नॉर्वे का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है, स्वीडन का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा है। ये इन देशों का आपसे ये पूछा है कि यहां कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है। तो देखो आपके एलन मस्क कहां है, पैसा का बोलबाला। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अमेरिका में चलता है सर। और अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी पूंजीवादी चलती है, फ्रांस में भी पूंजीवादी चलती है। लेकिन अगर अब आप बात कर दोगे किसकी, इसकी क्या कहते हैं, चीन की, तो चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। वहीं अगर आप भारत की बात कर दोगे तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। नॉर्वे में भी मिक्स्ड ही चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात होती है। स्वीडन में भी लल्ला मिक्स्ड इकोनॉमी की ही बात होती है। और रेलवे के पेपर में यह क्वेश्चन ऐसे पूछा था, भारत जैसी अर्थव्यवस्था अन्य किस देश में है? अब ऑप्शन में ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको यह पता हो कि नॉर्वे में भी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो राइट आंसर क्या बना? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बेसिक्स हैं ये सब, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया है आपके ए ऑप्शन, इसका राइट है। अगले पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ याद हो, ये जरूरी मतलब आपको वो नहीं आएगा, सब कुछ याद हो। ये परमाणु भट्टी की अगर बात करते हैं हम लोग, देखते हैं एनरिको फर्मी। अगर हम लोग एनरिको फर्मी की बात करें, यही है। अल्फ्रेड नोबेल, सर इन्हीं की याद में तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्होंने तो डायनामाइट की खोज की थी। अब ठीक है सर, एडिशन, ग्राहम बेल, सर ग्राहम बेल ने तो फोन की खोज की है। नहीं, बेल मतलब घंटी होता है, तो ग्राहम बेल ने किसकी खोज की है? टेलीफोन। फोन मतलब उतना यार जोड़ लोगे, टेलीफोन की खोज की है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की है, राइट आंसर डी ऑप्शन, एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी की शिकागो यूनिवर्सिटी में ये थे, इन्होंने खोज की थी। अगला आएंगे। पेप टेस्ट का प्रयोग होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका रहे वो क्या कहते हैं रेलवे एसएससी का पेपर 25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पूरा एक कंप्लीट सेट मिलेगा रोज 7 से 8, ये आपसे वादा कर रहा हूं। पेप टेस्ट का प्रयोग कहां किया जाता है? आइए यहां तो सबसे पहले एक ये वर्ड जोड़ लो, ट्यूमर, ठीक है। तो एड्स के परीक्षण में हम लोग सबसे ज्यादा जो करते हैं वो एलिसा टेस्ट, याद होगा ये तो, एलिसा टेस्ट एड्स के परीक्षण में। गर्भावस्था का पता लगाने में, यह भी पेपर में पूछा है कि कोई महिला गर्भवती है कि नहीं, HCG टेस्ट का पता करते हैं, HCG टेस्ट। अब किसी मतलब जैसे होता है ना कि इनको ट्यूमर का पता लगाने में हम लोग बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। बायोप्सी नाम से जो टेस्ट होता है, बायोप्सी, ये बायोप्सी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने में हम लोग पेप टेस्ट का प्रयोग करते हैं, हम लोग से मतलब डॉक्टर वगैरह से, ठीक है ना। तो पेप टेस्ट का प्रयोग होता है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने में। लल्ला
ठीक है। और मैं आज से आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि आज से मैंने अपने 25 क्वेश्चन का फॉर्मेट एकदम अलग कर दिया है और आज से एक नए अंदाज में हम लोग पढ़ा जाएगा। अब रोज 25 क्वेश्चन, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन, और रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार एसएससी, किसी भी जीएस जीके के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 मशीन, बताओ किसने लिखा है? इमरान खान ही तो पाकिस्तान के, अच्छा युवराज सिंह भी 6 बॉल पे 6 छक्का, क्रिस गेल भी खूब छक्का मारते थे, शाहिद अफरीदी को तो बूम बूम अफरीदी छक्का मारने के लिए ही कहा जाता था। अब ये इमरान ऑल राउंड व्यू, ठीक है ना। अगर हम लोग इमरान खान की बात करें, इमरान खान, इनकी किताब का नाम है ऑल राउंड व्यू, ऑल राउंड व्यू। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन रहा है, रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन रहा है कि ऑल राउंड व्यू किस क्रिकेटर की किताब है। शाहिद अफरीदी का तो मैं लिख के दे रहा हूं, 3-3 बार पूछा, लेकिन आप में से किसी को नहीं याद होगा शाहिद अफरीदी का। अब जरा बताओ, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, युवराज, देखो लिखा है 6 मशीन क्रिस गेल ने, क्रिस गेल ने, वहां पे रखता हूं, ये युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। शाहिद अफरीदी की किताब का नाम बताओ, शाहिद अफरीदी। मेरी निगाह हमारे सामने यहां चलती है, आपकी स्क्रीन पे एक एक लोग का कमेंट आता है, एक एक लोग का, और शाहिद अफरीदी की किताब का नाम है गेम चेंजर, ठीक है ना। क्या नाम है? गेम चेंजर। और ये चारों आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, ये चारों। ये जो शाहिद अफरीदी वाली किताब है, ये जीडी में आया था, जीडी में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर की बात करो, जीडी में प्रीवियस ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, क्रिस गेल, ठीक है ना, बी ऑप्शन क्रिस गेल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अगला, नौसेना संग्रहालय कहां स्थित है? एक्चुअली ये चारों संग्रहालय ही हैं और चारों पेपर में पूछ चुका है, इसलिए मैंने कहा कि भैया चारों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ये जो रेवाड़ी में है, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम, रेवाड़ी में भारत का रेलवे हेरिटेज संग्रहालय है, रेलवे हेरिटेज संग्रहालय ये है। नासिक में अगर देखोगे तो भारतीय सिक्का संग्रहालय, जो क्वाइन म्यूजियम है, सिक्का संग्रहालय है, वो है आपके नासिक। मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। नौसेना का संग्रहालय सर गोवा में पड़ता है, गोवा में भी पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं तो वास्को डिगामा में पड़ता है। वहीं अगर ये जो आपके नहीं यार, नौसेना का ये क्या पूछा है? नौसेना संग्रहालय ना, एक सेकंड, नौसेना संग्रहालय, मिर्जा भाई, मिट जाओ, हाँ, एक सेकंड। नौसेना संग्रहालय विशाखापत्तनम में है। यहां पे वास्को डिगामा गोवा में क्या है? नौसेना विमानन संग्रहालय है यहां भी, लेकिन छोटा सा वर्ड से कंफ्यूजन हो सकता है। नौसेना विमानन संग्रहालय, ये ठीक है। सब देखो, यहां पे सिक्का संग्रहालय, यहां पे रेलवे हेरिटेज संग्रहालय, गोवा के वास्को डिगामा में आपकी क्या है? नौसेना विमानन संग्रहालय, और नौसेना संग्रहालय विशाखापत्तनम। थोड़े से में भी आंसर घूम सकता है, और ये है आपके पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आप सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप समझते रहिए कि क्या है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है लल्ला, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले पे आएंगे, संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो एनटीपीसी, बिहार एसएससी का पिछला पेपर उठा करके देख लेना। बिहार एसएससी में जहां तक मुझे याद है, चीनी भाषा का पूछा था कि चीनी भाषा में कुल कितने अक्षर हैं। बता सको तो बताओ, कहां किस में कितने अक्षर होते हैं? चीनी, यूनानी भी बहुत फेमस है, यूनानी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? पहले इन्हीं से शुरुआत करो। ये तो ठीक है ना। अब जरा चीनी, फारसी में भी बता दो, ये सब बड़े फेमस है यार। फारसी में कितने शब्द हैं? फारसी में 33 होते हैं, चीनी में सबसे ज्यादा 204 होते हैं। यूनानी की बात कर लोगे तो 24 ही होता है, तुर्की में 20 ही होता है, यूनानी में 24 होता है, तुर्की में 20 होता है। तुर्की में कितना होता है? 20। एक यार रूसी में भी पूछता है, और लैटिन, जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें कितना होता है? लैटिन लैंग्वेज में 22, ठीक है ना। लैटिन में जैसे नहीं हम लोग क दो, मुझे उठा के दे दो 1 गिलास पानी, हाँ ठीक है ना। ये चीजें हो गई। तो ये आपको रूसी में 36 होता है, ठीक है ना। रूसी में फारसी में 31 तो होता है यार, फारसी में 31 होता है, 31 यार। रूसी का मुझे याद नहीं आ रहा, रसियन लैंग्वेज में कितना होता है, जबकि किसी को याद है रूसी लैंग्वेज में? क्योंकि इसका भी पूछा यार कि रूसी लैंग्वेज में कितना होता है। 36। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ गया। लेकिन यहां सुधारा हूं 26 36 की जगह, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक चीज सुधारा है, इसको सुधारने के बाद स्क्रीनशॉट लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए मैं हट गया हूं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, चलो हाँ अब सही है, आ जाओ। तो अपना ये हो गया, नेक्स्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको सुधारा उसके बाद, इसको सुधारने के बाद, नहीं वहां 36 लिखा रहा है तो 36 नहीं, आधे उसी पे कर रहा है तो भैया ऐसे और घेर दो। आइए अगले पे जाते हैं। कुल मिला जुला के संस्कृत में 44 है, यूनानी में 24, तुर्की में 20, सबसे ज्यादा चीनी लैंग्वेज में होते हैं 204, इसलिए इनको याद रखना है। रूसी में 36 होते हैं, ठीक है ना, 36 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्या है भाई? प्रबुद्धता का शहर किसे कहा जाता है? प्रबुद्धता, गया, गांधीनगर, डिब्रूगढ़ या गुंटूर? सोच समझ के बताइए, आराम आराम से पढ़ो। अब मैं आज से ऐसे ही करूंगा, 25 क्वेश्चन पूरा डिटेल। प्रबुद्धता का शहर किसे कहते हैं? प्रबुद्धता का शहर किसे कहा जाता है? देखो अब इसमें मैं बताऊं, जैसे गुंटूर, गुंटूर तो मिर्च की नगरी है। गुंटूर जो है ये मिर्च की नगरी है, मिर्च उत्पादन के लिए बड़ी फेमस है, मिर्च की नगरी कहा जाता है। अगर गांधीनगर से याद आ रहा हो तो मैं एक शब्द लिखूंगा ग्रीन। अब अगर याद आ गया हो तो बताओ कि गांधीनगर किस नाम? ग्रीन सिटी, हरित शहर। भारत का ग्रीन सिटी माना जाता है गांधीनगर को। डिब्रूगढ़ को भारत के चाय की नगरी, भारत की चाय की नगरी, अगर डिब्रूगढ़ जाइए तो भैया चाय जरूर पी के आइए, ये कहा जाता है। गया को माना जाता है इनलाइटमेंट, क्योंकि यहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो प्रबुद्धता का शहर गया को माना जाता है। अभी हम 1 महीने पहले बिहार गए थे, पटना, तो हम गया से ही फ्लाइट पकड़े थे। तो वहां एक होटल था, लेमन ट्री या कुछ करके, वहां रुके थे। तो जब हमारी सुबह नींद खुली ना, तो हम सबसे पहले अपने बिस्तर पैसे करके बैठ गए थे। सोच रहे थे कि हे महात्मा बुद्ध, हमको भी 2-4 ज्ञान दे दीजिए। लेकिन न लाइट जला, न पिपरमिंट मिला, न इनलाइटमेंट हुआ, सब गड़बड़ा गया था अपना, ठीक है ना, सब गड़बड़ा गया था। तो ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर है गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पे। ई का है, रामायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप डी देने जा रहे हो ना, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी। ये वाला ग्रुप डी का है, ये एनटीपीसी है। ये आपके क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ वेद। ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, ये 2 अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है ना। मान लो डी ऑप्शन ये है, इसको डी ऑप्शन मान लो, ठीक है ना, और इसको सी ऑप्शन मानना। अब बताओ सी और डी, हाँ यहां पे ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, बताओ किसको कहा जाता है? याद रखना, सत सहस्त्री संहिता, ये महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। मैं लिख के दे रहा हूं, जय संहिता आपको याद है, सत सहस्त्री संहिता नहीं याद है। अक्सर लोगों को 90% को, 10% की गारंटी नहीं है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद कहा जाता है अथर्ववेद को, ठीक है ना। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। और आपके इसी अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। काले जादू टोना का वेद भी, श्रुति हम लोग वेदों को कहते हैं, वेद को हम लोग श्रुति कहते हैं। और इसी रामायण को हम लोग आदि काव्य भी कहते हैं। रामचरितमानस को हम लोग कई बार आदि काव्य के नाम से भी, इसीलिए वाल्मीकि जी ने लिखा तो उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। और विश्वास करिए, आप लोग में से कई लोग ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं जानते होंगे कि महाभारत को सत्र सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रेलवे का पेपर, एसएससी का पेपर ऐसा पेपर लेता है ना, टफ नहीं लेगा। अगर आपको रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं रटा है तो टाइम फिस है आपका काम वहां पे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले पे जाएंगे, अगला देखें। शाहजहां द्वितीय निम्न में से किस शासक को कहा गया? शाहजहां द्वितीय निम्न में से किस शासक को कहा गया है? बहुत सोच समझ करके बताइएगा, आंसर बहुत सोच समझ के करना भैया। शाहजहां द्वितीय किस शासक को कहा गया है? देखिए सर, अब देखो, अब याद रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाओ। जहांदार शाह, इसको सर इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया है। ये उत्तर मुगल काल के शासक हैं सब। लंपट मूर्ख नहीं, इस समय रंगीला बादशाह, लंपट मूर्ख। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना गया है, आलमगीर। औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से भी जाना गया है, शाही दरवेश। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया है, जिंदा पीर। मतलब ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, साहे बेखबर के। बचा कौन? रफीदुद्दौला, बचा कौन? रफीदुद्दौला। अब आप अपना रेलवे या एसएससी का पेपर उठा के देखना, मैं लिख के दे रहा हूं, आज से जो मैंने पैटर्न बदल दिया ना, इसी पैटर्न के तहत रहोगे, ठीक है ना, इसी पैटर्न के तहत आप रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 15 हो गए, अगला देखते हैं। तो रफीदुद्दौला। सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? एक्चुअली ये तीनों संधियां आपसे अलग अलग पूछता है, तीनों संधियां आपसे, देवगांव, बसीन और एक आपके बड़ा गांव। देखो मैं लिख देता हूं एक बार।
1803 में मराठों ने देवगांव की संधि की थी। 1802 में बसीन की संधि हुई थी। 1779 में बड़ा गांव की संधि हुई थी। संधि मतलब ट्रीटी। और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है ना, सालबाई। देवगांव की संधि, बसीन की संधि, बड़ा गांव की संधि, और एक आपको और बताऊंगा, पुरंदर। पुरंदर की संधि एक्चुअली 2 बार हुई थी, 1665 में और एक 1776 में। ये इसके अलावा एक पूना की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि, बड़ा गांव की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की दोनों संधि और आपके पूना की संधि। अगर आपको ये 4 1 5 2 7 1 8 संधियां मराठों की याद है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। अब इसी बात पे एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भी हो जाए। आजकल तो ये सारी चीजें, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है लला। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आज थोड़ा सा अलग लेके चलना है ना, एकदम रिलैक्स वे में, एकदम एक एक क्वेश्चन समझते हुए। आओ अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, बताइएगा। वर्तमान में 52 विषय। चलो संघ सूची की बात करें तो सर 97 थे, वर्तमान में 100 हैं संघ सूची। देखो इसकी राज्य सूची की बात करें तो सर 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। अब बचा कौन? समवर्ती सूची। सर इसमें 47 थे। कितने हुआ करते थे समवर्ती में? सर समवर्ती में 47 हुआ करते थे, वर्तमान में 52 है। समवर्ती सूची जो है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से उधार ली है, ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो हमारा संविधान है उसे उधार का संविधान या बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई देशों से हमारे संविधान को पढ़ करके उनसे कुछ अच्छी बातों को ले करके किया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसमें 47 सब्जेक्ट है। रेलवे का पेपर उठा लेना, मैं कसम से कह रहा हूं, रेलवे के एसएससी कोई एग्जाम ऐसा पेपर क्वेश्चंस खूब रहता है, ठीक है ना। तो पढ़ो यार, मैं तो टॉपिक ही क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। मटर में मांस रोग होने का कारण क्या है? जस्ता की कमी, बोरान की कमी, कॉपर की कमी। देखो अगर इसको देखते हैं जरा सा, जिंक की कमी हो जाएगी तो इससे 2 रोग होता है। एक धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग ये होता है सर। और दूसरा आम में लिटिल लीफ, आम में लिटिल लीफ, वो नहीं आम के पत्ते छोटे छोटे हो जाते होंगे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, कुछ आम के पेड़ होंगे जो कि छोटे छोटे हो जाते हैं, लिटिल लीफ, ठीक है ना। वो बात आप याद रखेंगे। और मैं एक बात आपको और बता दे रहा हूं, जितने लोग जीडी के हो, ना जीडी अलग है, ना एमटीएस अलग है, ना सीजीएल, ना ग्रुप डी, ना एनटीपीसी। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, थंबनेल सिर्फ खेल होता है लल्ला, मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं। हाँ मुझे कोर्स बेचना हो तो मैं बोलूं नहीं ये बहुत जरूरी है, ये खाली रेलवे के लिए है, एमटीएस में तो आएगा ही नहीं, ये तो ससुरा एनटीपी। क्योंकि हमको अपना अगर कोर्स बेचना है तो हम ये 36 उपाय लगाएंगे, और अगर दिल में इतनी सी भी ईमानदारी टीचरों के आ जाए तो वो कहेंगे कि जीएस को बदल नहीं सकते हो तुम। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या ही कहें। बोरान की कमी, बोरान की कमी से चुकंदर में हार्ट रट, ठीक है ना, एक रोग खूब आपके पेपर में आता है, चुकंदर में हार्ट रट रोग, हार्ट रट। ये कॉपर की कमी से कह दोगे तो नींबू का डाईबैक, नींबू का लिटिल लीफ, ठीक है ना। यहां इसकी कमी से 2 होते हैं, दोनों होते हैं नींबू, नींबू में डाईबैक रोग, और नींबू में लिटिल लीफ। नींबू का पत्ता अगर छोटा हो गया तो समझ लेना कि आपके कॉपर की कमी हो गई, लिटिल लीफ। ये मैग्नीज की कमी से होता है मटर में मार्स रोग, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मटर में मार्स रोग। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विकिपीडिया की स्थापना वर्ष क्या है? विकिपीडिया। अब यहां पे सिर्फ विकिपीडिया की बात क्यों करेंगे भैया? अगर आप ये दावा करते हैं कि हम एसएससी रेलवे दोनों के लिए पढ़ाते हैं क्योंकि दोनों का जीएस सेम है, तो सिर्फ इतना ही थोड़ी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई। सर ये व्हाट्सएप, ठीक है ना, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? व्हाट्सएप की स्थापना ये पूछा है इसलिए। सर इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? रेलवे का कोई माई बाप थोड़ी है, वो ऐसे ही क्वेश्चन करता ही है। यूट्यूब की स्थापना, व्हाट्सएप की स्थापना, इंस्टाग्राम की स्थापना, एक और वो बड़ा चला यार, टेलीग्राम की स्थापना कब हुई? टेलीग्राम, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो ना, बताओ 2009 2005 यार। इंस्टाग्राम, जल्दी से बताओ इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? अब बस 2 बचे हैं, 2001 2004। 2004 में अगर आप लोग को याद हो तो फेसबुक,
2001 विकिपीडिया। अब आप देख लो, YouTube 2005 में हुआ, ये व्हाट्सएप 2009 में, ट्विटर 2006 में। अच्छा, एक चीज और बड़े काम की है, जिस साल फेसबुक की स्थापना हुई थी उसी साल जीमेल भी बना था, ठीक है ना, जीमेल चला लो। अब अगर दूसरों को बर्बाद करने वाला उपाय देना हो तो देखो, तुम लोग क्या चाहते हो? कुछ लोग का कंपटीशन मैं कम कर दूं? सही से बताओ, क्या चाहते हो कि दूसरी वाली गर्लफ्रेंड या दूसरा वाला बॉयफ्रेंड ना पकड़ पाए और हम दूसरे से बात कर लें? ये चाहते हो? मैं बताता हूं, ऐसे कर लो, टेलीग्राम पे कॉल किया करो। टेलीग्राम पे, जैसे आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास टेलीग्राम है, उसके टेलीग्राम पे फोन करो, तो टेलीग्राम से टेलीग्राम तुम लोग बात कर भी लोगे, और तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड, तीसरे गर्लफ्रेंड का अगर फोन आता रहेगा, वो मान लो नॉर्मल कॉल करेगा तो प्रॉपर रिंग भी बजेगा, तुम्हारा बीजी भी नहीं बताएगा। ये टेलीग्राम का फीचर है। और ये मैंने क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि जो लोग यही कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाए तो फिर ठीक है, क्या करेंगे वो तैयारी करके। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि आप 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हैं तो टेलीग्राम कॉल का उपयोग करिए। इसमें कई सुविधाएं हैं, मैसेज लिख के खुद डिलीट कर दोगे तो हो जाता है, उसका भी मैसेज बाद तुम डिलीट कर सकते हो, समझ रहे हो। इसमें यह भी सुविधा है कि टेलीग्राम पे कॉल करोगे, दूसरी वाली गर्लफ्रेंड या दूसरा वाला बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है, पकड़ में नहीं आओगे, क्योंकि वेटिंग नहीं बताएगा, वेटिंग नहीं जाएगा, वो एकदम प्रॉपर घंटी बजेगी, वो कहेगा कहां थी यार, तुम्हारा फोन बजा था। तो ये मैंने इसलिए बताया है ताकि अगर ऐसा आप 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले हैं तो ये आप, मैं बर्बाद होने के लिए बता रहा हूं, ताकि जो मेहनत से लड़की लड़का पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन तो हो जाए। मैं इसलिए इसको बताया हूं, ठीक है ना। इसलिए मैं सबको बता कि भैया सीख लो, जान लो, बर्बादी का एक नया रास्ता भी खोल दिया हूं उनके लिए जो अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते। कितना बढ़िया बता दिए ना। हाँ, ट्राई मारना बहुत बढ़िया है। और आप क्या जरूरत है, मम्मी पापा क्या कर लेंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे तुमको, तुम पढ़ो मत पढ़ो, हाँ ठीक है। देखो यार, तुम लोग का कंपटीशन कम किए हैं, हम तो इसमें मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे, कंपटीशन कम हो गया, खत्म, जीरो। आज देखना रात में कैठो ट्राई मार लेंगे या मार लेंगी, टेलीग्राम टू टेलीग्राम फोन करेंगे, नहीं पकड़ में आओगे, अब चाप के बतियाओ रात भर एकदम, हटाओ ये सब, ठीक है ना। आओ, हाँ भैया पढ़ने वालों, लल्ला तुम्हारे लिए 2001 आंसर चाहिए, तुम खाली इसका ईयर याद रखना, नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ईयर याद रखना लल्ला, नंबर मिलेगा, हाथ जोड़ के करे लल्ला, पढ़ लेना बस तुम लोग मेहनत से, ठीक है ना। बाकी जिनको बर्बाद होना है भगवान रास्ता बता देते हैं, हम का नया कुछ थोड़ी बताएंगे। अगले पे आ जाओ। ये क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बताओ, रिफ्रैक्शन अपवर्तन का उदाहरण क्या है? सोच समझ के आंसर करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सर, अब आ जाओ इसमें जरा, हीरे का चमकना, ये अपवर्तन का है? नहीं सर, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली और कौन कौन सी घटनाएं हैं? जैसे मरीचिका का दिखना, मरीचिका नहीं, जो मरीच रोड पे पानी जैसा जो दिखता है, हम लोग कार बाइक चलाते तो पानी जैसा जो नहीं दिखता है, वो भी किसका एग्जांपल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है, मरीचिका का दिखना। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। यही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कांच में आई दरार, कांच में आई दरार का दिखना, दरार का दिखना, यही 4 एग्जांपल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसे आप कहते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपसे पूछता है, ठीक है ना। आंतरिक परावर्तन का आपसे पूछता है। तारों का टिमटिमाना, ये किसका है सर? ये एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। तारों का टिमटिमाना ये एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। तो क्या एक तारों का टिमटिमाना ही रिफ्लेक्शन का एग्जांपल एग्जाम में आता है? नहीं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखना नहीं, बिफोर द सनराइज आफ्टर द सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब सनराइज और सनसेट के बाद भी जो हमें सूर्य दिखाई देता है लल्ला, वो भी रिफ्रैक्शन के ही कारण दिखाई देता है। अच्छा सर, ये इसका तो आंसर हो गया। एक और जरा सुन लो, एक और जरा बात कर लेते हैं। आकाश का नीला रंग दिखना या फिर समुद्र का नीला दिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश का नीला रंग दिखना या फिर ये कलर दिखेगा ना, थोड़ा सा यहां पे मेहनत होगा, समुद्र का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं सर? ये दोनों के दोनों एग्जांपल हैं लल्ला स्कैटरिंग के, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। और सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ये क्या होता है सर? कॉम्पैक्ट डिस्क, कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सीडी का रंगीन दिखना किसकी वजह से होता है सर? इंटरफ्रेंस की वजह से होता है, व्यतिकरण की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है सर? इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस के कारण होता है। अब आप अपना रेलवे या एसएससी उठा लेना, मैं लिख के कह रहा हूं, इस पीपीटी से एक क्वेश्चन रहेगा, राइट आंसर इसका बनेगा सी, तारों का टिमटिमाना
सूर्योदय सूर्यास्त के बाद सूर्य का चमकना अपवर्तन का उदाहरण है। जमीन पर, यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जमीन पे मिट्टी का तेल पड़ जाए फिर वो रंगीन दिखता है, किसकी वजह से? इंटरफ्रेंस की वजह से सर, व्यतिकरण की। तो यहां पे मैं मिट्टी का तेल लिख दे रहा हूं, तुम लोग समझना, मिट्टी तेल का चमकना, मिट्टी तेल का जमीन पर चमकना, ठीक है ना। यह भी किसका एग्जाम्पल है? व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। अब आपसे या तो रिफ्रैक्शन पूछेगा, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर इंटरफ्रेंस, ठीक है ना। और ये जो बैगनी कलर वाला नहीं दिख रहा है, ये समुद्र का नीला रंग का दिखना। मैं लिख के कह रहा हूं, मेरे सेशन में ना पढ़ लो खाली तुम आखिरी तक। जब मैं इस तरीके के मूड में आके पढ़ाता हूं, मैं सिलेक्शन करवा के मानूंगा, मैं जीएस तैयार करवाऊंगा। मैं कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं कि मैं रेलवे तैयार करवा दूं, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल। यही ये जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमटीएस के लिए भी, सबके लिए। खैर ओवरऑल सर इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तारों का टिमटिमाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? बताओ, मैती आंदोलन का संबंध किससे है? आराम से आंसर करो। मैती आंदोलन एक एक। सर अभी तो तारों का शहर हमारा प्रयागराज बना है। अरे तारों का शहर प्रयागराज बना दिए, चलो ठीक है। देखो मैती आंदोलन था क्या? जैसे लड़का की जब शादी होती है, ऑफ कोर्स लड़की की भी होती है, तो किसके किसके क्या जूता चुराई वाला कार्यक्रम होता है। लड़के का जूता उता चुराया जाता है, पता नहीं कहां है। अच्छा, लेकिन कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड में एक प्रथा चलाई, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड चमोली। इन्होंने कहा कि जब लड़के वाले बारात लेकर आते हैं तो लड़की पक्ष वाले उनका जूता चुराते हैं। अगर हम लोग जूता चोरवाई की जगह लड़की के मायके में उस दामाद के द्वारा क्या करवा दें, एक पेड़ लगवाएं, एक पौधा लगवाएं, तो यार ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, और इस प्रथा को मैती प्रथा कहा जाएगा। तो कल्याण सिंह रावत जी ने यह प्रथा 1994 ईस्वी में शुरू कर दी, एक पौधा लगाने की, कि जब किसी लड़के की शादी होगा और वो अपने ससुराल जाएगा पहली बार शादी वाले, जब वो लड़की की विदाई करवाएगा उससे पहले उसे एक पौधा लगा के जाना पड़ेगा। यह अच्छा प्रथा है कि नहीं? अगर यही हो तो लाखों लाख पौधे लगने लगे कि लड़की का आप विदाई करवाओगे, गाड़ी मम्मी, जब तक वो मम्मी करेगी तुम फरसा लेके दो पौधा एक लगा दोगे, 2 मग्गा पानी, तब तक वो रोती रहेगी ना आधा घंटा, उसका व्यवस्था अलग है। अंदर वो लड़की खुश है, क्या ससुर आप चलेंगे, बढ़िया, इसका सैलरी हमारा हो गया, 3 तूफान हो गया, आप एक पौधा। यही आपके मैती आंदोलन। ये पांडुरंग हेगड़े जी, इन्होंने जो आंदोलन चलाया था लल्ला, वो चिपको आंदोलन की तरह अपिको आंदोलन के ये प्रणेता है। मेघा पाटेकर जी को तो जानते होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, नर्मदा बचाओ, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर जी जुड़ी हुई हैं, ये आपको ध्यान होगा मेरे भाई। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है ना, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये चिपको आंदोलन से, ठीक है ना, चिपको आंदोलन से, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या बना? कल्याण सिंह रावत जी का संबंध है मैती आंदोलन से, और आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है ना, मैती आंदोलन से। ये अपिको आंदोलन एक पूछ रहा कहां चला था सर? कर्नाटक में चला था लल्ला, एकदम चिपको आंदोलन जैसा ही था, ठीक है ना, कर्नाटक में चला था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल, सोच समझ के बताओ, बताओ रेलवे सुरक्षा। अरे यार ये तो रटा होगा तुम लोगों को। सर इस समय तो भारत की प्रथम रेल चली थी, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। रेलवे सुरक्षा बल सर 1957 में होगा, क्योंकि सर 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन। 2013 में भारत की पहली सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रेन चली थी रोहतक से रेवाड़ी। तो भारत की प्रथम रेल 1853, डेट क्या था सर? 16 अप्रैल, डलहौजी के समय। ये क्या डेट था सर? ये फरवरी में हुआ था, जहां तक मुझे याद है, मतलब 3 फरवरी शायद इसका डेट था। अभी मैं इस पे बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। और पहली मेट्रो वो तो कोलकाता में चली थी, तो इसका 1957, ठीक है ना। अभी जो आपके आरपीएफ के डीजी कौन है यार? महानिदेशक मनोज यादव जी है ना, मनोज यादव। किसी को याद हो तो जरा बताना तो, ठीक है ना। ओह इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925, हाँ। मैं बहुत सोच समझ के ऑप्शन रखता हूं यार, कि मतलब किसी को दिक्कत भी ना हो, काम भी हो जाए, ठीक है। ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है? आप मेरे डेली के 25 क्वेश्चन चेक किया करो कि क्या ये एक कंप्लीट सेट है तो रहेगा ऑक्टोपस। चलिए ये बात करते हैं ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस के बारे में बात करें, कछुआ, घड़ियाल, गिरगिट, कोबरा इसके अंतर्गत आते हैं। कछुआ मतलब वो यार टर्टल, ठीक है ना, कछुआ। जो पेपर में पूछा है बस मैं उन्हीं को लिखूंगा अभी। घड़ियाल,
गिरगिट, गिरगिट और कोबरा, ये सब आते हैं आपके किसमें? सरीसृप में। आर्थ्रोपोडा में खटमल और मक्खी, केकड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके आर्थ्रोपोडा में। नहीं, सही नहीं कर रहा हूं, अरे झींगा, अब लिख भी लो, ये लो, देखो यहां लाइन से लिख दूंगा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, काकरोच, धड़ और शरीर अलग अलग वाले सब आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। सिलेंट्रेटा में कौन आएंगी? दुय्यठ हो, जो सबसे ज्यादा फेमस है। दो ही पूछता ही है, एक हाइड्रा का पूछता है और एक जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश, यही दूटो पूछता है। ऑक्टोपस की अगर बात करोगे तो ऑक्टोपस किस में आता है? लला, ऑक्टोपस 8 इसके हाथ होते हैं यार, मोलस्का में, ठीक है ना, ऑक्टोपस मोलस्का में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कौन सा? बताओ, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? देखो, साल्ट रेंज, सियरा निवेदा और आपके ये नीलगिरी, ये उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का। ब्लॉक पर्वत, इसमें कौन कौन से आएंगे? एक पाकिस्तान वाला वो जो साल्ट रेंज है वो आएगा, सियरा निवेदा, सियरा निवेदा ये भी आएगा। उसके अलावा एक वो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये 4 के 4 और नीलगिरी ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे आप तुमको जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल यही आपसे पूछेगा, आल्प्स, यूराल, एंडीज, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, आल्प्स, यूराल, एंडीज, हिमालय, ये सब किस में आएंगे? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत, मोड़दार या ऐसे घूमे हुए वलित पर्वत। सतपुड़ा, विंध्याचल, पारसनाथ, वहां पे उठा लो सब, विंध्याचल, पारसनाथ, अरावली, ये राइट आंसर है। इसमें कौन कौन? अरावली भी आ जाती है सर, सतपुड़ा भी आ जाती है, विंध्याचल पर्वत भी आ जाता है, विंध्याचल भी आ जाता है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत, ये राइट आंसर बनेगा सतपुड़ा, ठीक है ना, राइट आंसर बनेगा सतपुड़ा। अरे इसी में रॉकीज भी आता है यार, रॉकीज भी लिख लो, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, तुम अपना पेपर में देख लेना, इसी से ज्यादा नहीं पूछेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो सी ऑप्शन अब आता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। अगर मैं अपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे वो कर दूं तो ये पूछता है, ये वाले, ये अगर आप इंडियन, ऑफ कोर्स आप इंडियन पेपर ही देते हैं तो यही आपसे पूछेगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 25वां क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र है? बताइएगा, किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र है? सोच समझ करके बताइए, मजा आ जाएगा। एक गिलास पानी लाए थे ना लाए कहीं थे। अच्छा मैं आ रहा हूं, नहीं हो गया 5 मिनट क्लास में मैं आ जाऊंगा। चलो जी बताओ, किस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र मिलता है? बताओ। अच्छा आज पढ़ पढ़ के किसको मजा आया? सही से बताओ। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए ना कि सर हर जीएस का मतलब संपूर्ण जीएस और सबको टच करिए। देखिए सर, ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, तो बातें खत्म हो गया। 231 में यह दिया है 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, यह दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए। आर्टिकल 129 में यह दिया हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा ये, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय। बचा का ये क्यों? अभी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइएगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सर भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। ज्ञानेश कुमार जी अब ये अपने पद पे 2029 तक बने रहेंगे। राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हुआ करते थे। सुकुमार सेन। भारत के चुनाव आयोग का जिक्र संविधान के भाग 15 में मिलता है और आर्टिकल 324 में, वो तो हम लोग यहां पे देख ही लेके अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा एक बात सर, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वह अपने पद पर कितने दिनों तक बना रहेगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु,
इनमें से जो भी पहले होगा उसमें ये अपने पद पर बने। तो कुल मिला जुला करके 26वें ज्ञानेश कुमार जी बन गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, सुकुमार सेन के अलावा पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? रमा देवी। लेकिन ये याद रखना, ये कार्यकारी थी, ठीक है ना। ये कौन थी? कार्यकारी। ये परमानेंट टेन्योर के लिए नहीं बनी थी। आज तक भारत की कोई भी महिला कभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर परमानेंट टेन्योर नहीं हुई है, ये भी एक्टिंग थी। तो जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ दे कि भारत की पूर्ण कार्यकाल के लिए पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रमा देवी ऑप्शन में हो, तो भी गलत है, क्योंकि ये कार्यकारी थी, एक्टिंग थी। 5 वर्ष 6 वर्ष का इन्होंने और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुरू में पद का सृजन हुआ था ना, तो 8 वर्ष इनका कार्यकाल हुआ करता था। अरे बड़ा इसमें नौटंकी चलता है, मैं तुमको बताऊं, समझ रहे हो, बहुत है ज्यादा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन, तो ये बात याद रखना, कार्यकारी रही है रमा देवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चीफ। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, सभी को क्लियर है ना? एक मिनट, एक लड़के का वो कमेंट ले लो।